तो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करें डॉक्टर यशपाल दहिया जी से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजी वर्किंग हैं रेनबो हॉस्पिटल मालवीय नगर में। आज हम इनसे बात करेंगे हमारे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, जो आपकी क्वेरीज हैं उनसे रिलेटेड। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर उसका स्ट्रोक के बारे में कुछ बताएंगे कि आजकल इतना मतलब क्यों इतना हो रहा है। जो स्ट्रोक जिसको कि हम लोग ब्रेन अटैक कहते हैं, उसकी उसका इंसिडेंस बढ़ गया है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ दुनिया में ऐसे चेंजेस हुए हैं। रिसेंटली आपने देखा कोविड का पेंडेमिक हुआ है, तो लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, घरों में कैद हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं। फिर पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड, वैक्सीन्स के इफ़ेक्ट्स हैं। ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं जिनसे हार्ट अटैक का और इनका ब्रेन अटैक का इंसिडेंस जो है दोनों का बढ़ा है। लेकिन उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं और जो हमारे कंट्रोल में है, वो है स्मोकिंग, आपका ब्लड शुगर या डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये तीन माने हुए रिस्क फैक्टर हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा अपने लिपिड कंट्रोल करना चाहिए और ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, नियमित सही भोजन लें और ये सब करें। लेकिन सर तली हुई चीज़ें ना खाएं, ये सब। हाँ। पहले एक ये था कि एक एज के बाद में ही इस तरह की बीमारियां देखने में आती थी। लेकिन आजकल हम देखने में आ रहा है कि जो ना ये एक यंग, मतलब कोई एज बार बचा ही नहीं है, किसी भी उम्र में इस तरह की प्रॉब्लम हमारे को देखने में आ रही है। हाँ हाँ, वो एक अलग इशू है कि पहले भी जो है ये चीज़ें कम उम्र में होती थी। जैसे हार्ट में ही ले लो, तो कोई ब्लड सप्लाई इस तरह की है कि कोई नस कहीं पे दब जाती है और एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे ही ब्रेन में कोई नस फूली हुई है, कई नसों का गुच्छा है, और उनसे भी जो है यंग एज में होता था। और फिर कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती थी पहले, जिससे बचपन में स्ट्रोक आता था। फिर एम्बॉलिक कॉजेज़ हैं, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, कुछ है, वहाँ से एम्बोलिज्म होती है। तो ये सब चीज़ें यंग एज में पहले भी होती थी। पर अब ये शायद ये करें कि कोविड में जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है और जो पोस्ट कोविड जो थोड़ा सा इम्यूनिटी चेंज हुई है, उससे इंसिडेंस डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में बढ़ा है। और कुछ वैक्सीन के इफेक्ट पे भी रिसर्च चल रही है, हालांकि अभी पक्का कोई श्योर तो कुछ है नहीं। दूसरा सर, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम बहुत सारे डॉक्टर से बात करते हैं, क्लोटिंग की बात होती है कि हाँ। क्लोट, मतलब कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में क्लोट कहीं पे भी बन जाता है, कहीं पे भी ट्रैवल करता है। जब वो ब्रेन में आता है तो आपको जो ना अलग से कोज करता है, आपके हार्ट में आ गया तो वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये क्लोट बनता है क्यों है सर। ये जो क्लॉट जो बनता है, ये सर्कुलेशन के स्लो हो जाने से बनता है। या तो सर्कुलेशन स्लो हो गया, जैसे आप एक ही पॉइंट पे बैठे हुए हैं, आपके टांग हिल नहीं रही हैं, जैसे हवाई जहाज़ में आप बैठे लंबी यात्रा में, तो ये मसल्स आपकी जो हैं वो खून को पंप करती हैं। तो पंपिंग एक्शन बंद हो गई तो खून वहाँ खड़े खड़े एक जगह रुके रुके जो होता है वो जम जाता है। दूसरा, आपके खून में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ क्लॉटिंग के मैकेनिज्म आपकी फॉल्टी है, कुछ ब्लड के फैक्टर्स ऐसे हैं कि आप में क्लॉटिंग का आपको रिस्क है, या फिर आपके बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो खून जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और वो कहीं भी जम जाएगा। और फिर ये क्लॉट वहाँ से निकल के आगे जाके अक्सर ये फेफड़ों में जाके फंस जाते हैं और वहाँ सांस फूल जाती है, प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी फेफड़ों से निकल के दिल के अक्रॉस ये ब्रेन में भी पहुँच जाते हैं। तो उस सर्कुलेशन में जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आगे निकल जाता है। दूसरा सर, हमारा क्योंकि आप रेडियोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, आप सीटी स्कैन देखते हैं, आप एमआरआई देखते हैं, लोगों, आजकल बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, या यहाँ पे भी हम एक आम तौर की भाषा में बोलते हैं कि हमारा होल बॉडी सीटी स्कैन करा दो, या हमारा होल बॉडी अल्ट्रासाउंड करा दो, होल बॉडी एमआरआई करा दो। सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, देखो, एक एक मॉडलिटी को हम लेते हैं। पहले तो अल्ट्रासाउंड ले लें। अल्ट्रासाउंड का रोल तो सिर्फ वहीं पे है जहाँ कोई गैस नहीं आती, कोई एयर नहीं होती। जैसे चेस्ट में बहुत ही लिमिटेड रोल है, हार्डली एनी रोल। ऐसे ही ब्रेन में बहुत कुछ रोल नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन के आसपास बोन है, चारों तरफ बोन से कवर्ड है, तो आप अंदर कुछ नहीं देख पाओगे। सिर्फ ब्रेन की जो नसें जो गर्दन में दिखाई देती हैं वो आपको देख लोगे। तो हर हर जगह लिमिटेशन। एब्डोमेन में अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा है। फिर आप टांग और हाथ की बात करो तो
हड्डियों में ज़्यादा रोल नहीं है, कोई बहुत कम रोल है। बाकी मसल्स में कोई पानी भर रहा है, कोई ट्यूमर हो रहा है, तो वो सब अल्ट्रासाउंड में देख सकते हो। पर पूरे शरीर का अल्ट्रासाउंड एक साथ नहीं किया जाता। जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है उसी को फोकस करके हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब नंबर 2 है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन। सीटी स्कैन की लिमिटेशन है रेडिएशन की। तो पूरी बॉडी का हो सकता है, आजकल मशीनें भी उतनी फास्ट हैं, पूरी बॉडी को कर देंगी, और उसमें रेडिएशन की लिमिटेशन आती है। तो वो भी यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट वाइज करवाते हैं। चेस्ट में हमको शक है भाई टीबी निकलेगी, पेट में कोई ट्यूमर का शक है, तो उस एरिया का करवाते हैं। ऐसे पूरे पार्ट का कभी नहीं करवाते। नॉर्मली सर और मेन हाँ, एमआरआई होल बॉडी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत सारे ट्यूमर्स में ही करवाया जाता है, वैसे नहीं कराया जाता, ये देखने के लिए कहीं ट्यूमर डिपॉजिट है या नहीं। और सीटी अगर हम होल बॉडी करवाते हैं तो पेट सीटी होता है, जो कि होल बॉडी होता है, फिर वो कैंसर पेशेंट्स के लिए ही होता है, बस ये। जी सर। सर नॉर्मली हम बात करते हैं क्योंकि रेडिएशन सेफ्टी को लेके, हाँ हाँ। तो रेडिएशन सेफ्टी में हम यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इतनी जागरूकता नहीं है। रेडिएशन से क्या हमारे को किस तरह का कैंसर कोज कर सकता है सर? अगर हमारे को एक्सेसिव रेडिएशन अगर हमारे को लगता है तो किस तरह का कैंसर हमारे को सबसे एक हो सकता है? हाँ क्योंकि हाँ रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड को खोया जो जिनको सीए लंग डायग्नोस हुआ, हाँ जो कि उनका पेट आपने भी देखा था, उनका सीटी भी आपने देखा था, और बड़ी जल्दी वो एग्रेसिवली फैल गया उनकी बॉडी में, और वो विद इन 1 to 2 मंथ्स भी शायद जो ना उनके लिए मुश्किल हो गए। तो सीए लंग की बात करें या सीए थायराइड की बात करें, या किस तरह का जो ना ज़्यादा आपका रेडिएशन होने से किस तरह के कैंसर के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? देखो, रेडिएशन का तो जहाँ तक सवाल है, वो जो बॉडी में सेल्स में डिवीज़न ज़्यादा है वो उनको अफेक्ट करती है। जिन ऑर्गन्स में सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं उनको अफेक्ट करती है। जैसे इंटेस्टाइन को बहुत जल्दी अफेक्ट करेगी, उसके सेल्स डेथ हो जाएगी। और ऐसे थायराइड में बहुत सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, टेस्टिस में बहुत मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उन ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट होता है। बोन मैरो में सेल्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसलिए रेडिएशन से थायराइड और इनके बोन मैरो वगैरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं। तो सर आजकल जो हमारी फीमेल माताएं बहनें हैं उनके लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कह सकते हैं, ब्रेस्ट के अंदर आजकल कैंसर काफ़ी डिटेक्ट हो रहे हैं, तो उनको फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट डायग्नोस क्या है सर? मतलब एमआर पे जाना चाहिए, मैमो पे जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड पे जाना चाहिए? हाँ, देखो, पहली चीज़ तो है एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। वो जो हमारी जो महिलाएं हैं वो खुद सीख सकती हैं, और उनको खुद भी जो है इस चीज़ का आना चाहिए कि भी ब्रेस्ट में कोई नई गांठ है या नहीं, उसके प्रति उनको सचेत होना चाहिए। तो वो एक तो वो चीज़ है। उसके बाद जो है हम इनसे ये दूसरी टेक्निक से डिटेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो उसमें सबसे ज़बरदस्त जो सबसे पुरानी है और एस्टेब्लिश टेक्निक है आपकी एक्सरे मेमोग्राफी। अब उसमें डिजिटल मेमोग्राफी आ गई, टोमोसिंथेसिस आ गई, ये नई टेक्निक्स आ गई हैं और इमेज बहुत अच्छी हो गई है। तो नंबर 1 स्क्रीनिंग तो वही है, और 40 साल के बाद तो हर महिला को जो है वो 2 साल के बाद एक बार जो है ये मेमोग्राम कराना चाहिए। और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर ब्रेस्ट टाइप्स होते हैं जिनमें वो इमेज उतनी अच्छी नहीं आती, तो वहाँ आप अल्ट्रासाउंड करो, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इवैल्यूएशन भी फिर अल्ट्रासाउंड से ही होता है, और उसमें फिर उसकी बायोप्सी भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो जाती है। और एमआरआई भी बहुत अच्छा कैरेक्टराइज करता है मैलिग्नेंट और दूसरे ट्यूमर्स, तो वो भी बहुत उसका, पर वो एडवांस टूल है एमआरआई, वो शुरू में नहीं करते उसको। लेकिन सर मैमो को लेके हमारी फीमेल जो माताएं बहनें हैं इनके अंदर एक वो है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इनको मतलब किस तरीके से इन लोगों को बताया जाए? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हर अस्पताल में ऑलमोस्ट मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटलों में हमने भी काम किया, वहाँ पे हमने भी देखा है कि उतनी जागरूकता नहीं है, महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेके उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है, शायद उनको नॉलेज का उतना अभाव है, उतना नहीं उनको पता है, या उनके कोई बता नहीं पाता उनको। तो उसके बारे में क्या, आपके पास में जो इतने पेशेंट आते हैं या आपके हॉस्पिटल में आप भी देखते होंगे, तो उनके लिए क्या किया जाए सर? वो तो देखो, अवेयरनेस तो जो है वो तो मीडिया ही कर सकता है। अवेयरनेस एक आदमी का काम नहीं है, अवेयरनेस इज़ अ मूवमेंट। इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मीडिया जुड़ता है, फिर ये बातें होती हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा कवरेज मिलना चाहिए पब्लिक स्पेस में, पब्लिक डिस्कोर्स में, यही इम्पॉर्टेंट है।
बिकॉज़ ये सब चीज़ें बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस है, अक्सर वो इतनी देर से होती है कि कोई इलाज कारगर नहीं होता, और फिर उसमें फिर यही है, फिर आप अपनी जान खो देते हैं। दूसरा सर, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है या पेशेंट के अटेंडेंट आ रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली एक देखते हैं, एक हमारे यहाँ पे एक पेशेंट के साथ में 4 पेशेंट ऑलरेडी रूम के अंदर खड़े होते हैं। और एक्सरे टेक्नीशियन है, उनका एक्सरे टेक्नीशियन भी अपनी स्वास्थ्य को लेकर उतने ज़्यादा जागरूक नहीं रह पाते, और वो भी एक्सरे पे एक्सरे करे जा रहे हैं। 4 पेशेंट अंदर खड़े हैं, खुद भी रेडिएशन खा रहे हैं, उनको भी रेडिएशन खिला रहे हैं। तो उनके बारे में मतलब किस तरीके से उनको बताया जाए? नहीं देखो, इसमें रेडिएशन वर्क के लिए तो AERB की गाइडलाइंस हैं, तो अब वो गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही, तो उसको इन्फोर्स करने की अथॉरिटी है वो जो है वो होनी चाहिए। अब एक्सरे के रूटीन एक्सरे में तो वो जहाँ तक हो सके मुझे लगता है कोई अटेंडेंट अलाउड नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ तो चलो बात समझ में आती है कि वो अकेले नहीं जा सकते। अब एडल्ट्स को एक चेस्ट एक्सरे करवाने में अटेंडेंट की क्या ज़रूरत है? और जो टेक्नीशियन जो है वो भी अपना जो है अपना अपने आप को दूरी बना के रखे, एक्सपोजर के टाइम में वो शील्ड के पीछे रहे, और ऐसे इस तरीके से केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। और अटेंडेंट अगर खड़ा है तो उसे वो शील्ड पहनेगा और इस तरीके से खड़ा होगा। सर, जैसे कि आप बच्चों के अस्पताल में काम करते हैं, रेनबो चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे जैसे एक्सरे की हम बात करें, एक्सरे खतरनाक होती हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। अब बच्चों के एक्सरे भी तो होते ही हैं सर, तो उनके बारे में मतलब। हाँ हाँ, बच्चों के एक्सरे तो होंगे, क्योंकि बच्चों में फ्रैक्चर भी काफ़ी कॉमन है, निमोनिया भी है, वो काफ़ी फ्रीक्वेंट है। तो और उनके पेट में भी दर्द होता है, उसके लिए भी एक्सरे की ज़रूरत होती है। तो बच्चों में तो एक्सरे बहुत कॉमन है। पर वही है कि मतलब एक्सरे बच्चों में बस यही है कि चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि भाई ये फ्रीक्वेंट ना हो जाए, कि मतलब आज आप बच्चे का एक्सरे कर रहे हो, 2 दिन बाद फिर कर दिया, और उस तरीके से नहीं। मतलब एक लिमिटेड गाइडलाइन, और हर बच्चे को आप जहाँ तक हो सके थोड़ा शील्डिंग करके करो उसका, जो जितना पार्ट आप कर सकते हो टेस्टिस वगैरह को शील्ड करके, और ऐसे करके आप एक्सरे करो। और अटेंडेंट्स का जहाँ तक सवाल है, फीमेल्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल्स हैं, उनको जहाँ तक हो सके एक्सरे रूम से, CT स्कैन रूम से आप दूर रखिए, और पास केवल उन्हीं को जाने दीजिए जो जिनके पीरियड्स अभी पिछले 10 दिन के अंदर आ चुके हैं, और वो भी लेड एप्रन पहन के अंदर जाएंगे। सर, वही हम बात करते हैं, हम जहाँ पे भी बात बताते हैं टेक्नीशियंस को कि भाई आपको 10 डे रूल फॉलो करना है, या जो ना किसी भी फीमेल पेशेंट का एक्सरे करने से पहले उसका लास्ट LMP उसका हाँ पता करना है, और 10 डेज रूल वही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को इमरजेंसी है कोई इस तरह की, और उसको एक्सरे करना है, लेकिन वो 10 डे रूल के अगेंस्ट है, लाइक मतलब सी इज़ प्रेग्नेंट, उस केस में क्या करना चाहिए सर? देखो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे तो ओकेजन ऐसे कम ही रहेंगे, और कभी कभी ये कैट स्कैन वगैरह करना पड़ता है, इट इज़ एन एमरजेंसी। अब आपको ब्रेन में हेमरेज का शक है, कुछ है, मतलब ऐसी चीज़ हो गई, तो रेडिएशन तो जाना पड़ेगा। तो उसमें फिर जो है, जो प्रेग्नेंट एरिया है, जो यूट्रस का एरिया है, उसको आप शील्ड से कवर करके आप कर सकते हैं। और ख़ास करके प्रेगनेंसी में भी ये है कि रेडिएशन का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो पहले 3-4 महीने में ही ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो हार्मफुल इफेक्ट जो है बच्चे पे कम होते जाते हैं। ये हमारे जो रेडिएशन वर्कर्स हैं सर, जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं, इनके साथ में भी, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने आपके साथ 10 साल काम किया है सर, और उसके बाद इतना एक लंबा टाइम आपका है, जो एक्सरे CT टेक्नोलॉजिस्ट हो गए या एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट हो गए सर, जो एक्सरे में काम करने वाले रेडिएशन वर्कर हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश? हाँ, उनका तो सिस्टम बहुत सही है। एक तो उनको पहले बताया जाता है कि जी सेफ्टी आपकी किस चीज़ में है, आपको एक्सपोजर के टाइम में कहाँ खड़ा होना है, ब्लेड एप्रन पहनना है, ये सारी चीज़ें जो है उनको बताई जाती हैं। उनके कमरे का प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए, वो उसका अपना अपना जांच कर लें। वैसे तो सब AERB गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं। और दूसरा, उनको मॉनिटरिंग डिवाइस दी जाती हैं जो वो अपने बॉडी पे पहनते हैं, और उसमें अपना डोज मॉनिटर करवाए, और जब भी उसमें रेडिएशन डोज अगर ज़्यादा आती है तो फिर वो डिपार्टमेंट से कुछ दिन एक्सरे करने वाले काम से दूर रहे। अल्ट्रासाउंड से तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता सर, जैसे एक्सरे की अगर हम बात करें? हाँ, अल्ट्रासाउंड बहुत ही अद्भुत वो टेक्निक है जिसमें 100 साल के करीब हो चुके होंगे शायद, और आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट वो साबित नहीं हो पाया, कोई नुकसान किसी को साबित नहीं हो पाया।
सेम हम एमआरआई की बात करें सर, वो एमआरआई भी मैग्नेटिक रेजोनेंस है, उसमें भी हमारे को किसी तरह का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए फिर। एमआरआई अल्ट्रासाउंड से थोड़ा सा कम सेफ है, क्योंकि उसमें टिश्यूज़ में थोड़ी हीटिंग का इशू है, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी में मेरे ख्याल उसको आप अवॉइड ही करो तो ही ठीक। लेकिन जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सर फ्रैक्चर हो रखा है और फिर हमारे रोड वगैरह डली होती है, उस केस में क्या एमआरआई हो सकता है सर? हाँ, अब वही पहले ये सब समस्याएं ज़्यादा थी, अब इन्होंने ऐसे इम्प्लांट बना लिए हैं जो कि वो एमआरआई कॉम्पेटेबल हाँ है। एमआरआई कंपेटेबल है। वो जो है वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, वो डायमैग्नेटिक है, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करते, और इसीलिए वो एमआरआई के साथ उनको कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्योंकि सर हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, किसी में जो ना ड्यू टू नेग्लिजेंस कोई वार्ड बॉय कोई गैस सिलेंडर लेके अंदर चला गया, और कई बार पेशेंट भी एक्सपायर हो जाता है क्योंकि मशीन में फंस गया। तो हाँ, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो। वो तो बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ है, उसका कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी चीज़ इतने स्ट्रांग मैग्नेट में जाएगी तो वो तो मिसाइल की तरफ, मैग्नेट की तरफ खींची चली जाएगी।